हेलो एवरीवन, मैं सौरभ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं पार्ट 1 में कंप्लीट करा चुका हूं, जिसके अंदर मैंने 8 क्लासेस ली हैं। ठीक है, 8 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की जो क्लास है वो पार्ट 2 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसके केसेस क्या होते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, इसके बारे में सारी बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए हेडिंग बना लीजिए फटाफट से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, समझते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम बच्चों वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। वैद्युत फ्लक्स के नाम से हम लोग इसको हम जानते हैं। क्या होता है बच्चों, समझ लेते हैं इसको। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि बच्चों किसी भी सरफेस के, समझिएगा ध्यान से, कि बच्चों कोई भी एक सरफेस ले लीजिए, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर, क्या बच्चों, लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं संख्याओं की जो माप होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि कोई भी एक सरफेस ले लिया और उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी पास हो रही हैं, उस चीज को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी बनाई गई है, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, इस वैद्युत फ्लक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वो हम लोग करते हैं किससे? एक सिंबल है फाई। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई। यानी वैद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटिटी बनाई गई है, जिसको हम कहते हैं फाई। तो क्या होता है, आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए, तो अगर इसको परिभाषित किया है वैद्युत फ्लक्स को, तो किस तरीके से परिभाषित किया है? देखिए कि किसी भी, लिख सकते हैं बच्चों, कि किसी भी क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाओं की को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बच्चों इसको परिभाषित किया गया है कि किसी भी क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो किस तरीके से, देखिए इसको मैं समझाता हूं आपको। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया इस तरीके से, ठीक है बच्चों। इसको मैं डाल देता हूं बच्चों केस फर्स्ट। तो बच्चों यहाँ पे आपने एक वैद्युत क्षेत्र ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? एक वैद्युत क्षेत्र। ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोग जानते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों, वो आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, और इसके अंदर बच्चों आपने एक सरफेस ले ली, कोई भी एक सरफेस ले ली, कोई भी। तो इस तरीके से मैंने एक सतह ले ली, मान लीजिए इस तरीके से कि एक सतह ले ली मैंने। इस तरीके से मैंने बच्चों एक सतह ले ली। चलिए भाई, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस सतह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है। तो आप यहाँ पे काउंट करके बता दोगे। एक तो ये वाली हो रही है बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितना हो गया बच्चों? 4। तो इसका मतलब यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का मान कितना है बच्चों? तो वैद्युत फ्लक्स का मान है यहाँ पे कितना? 4। कितना बच्चों? 4। यानी कि किसी भी सरफेस के लंबवत उसमें से, उस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? पहला केस समझ में आ गया आपके। उसके बाद अगर बच्चों मैं दूसरे केस की अगर बात करूं,
तो बच्चों आपको ये पहला केस समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब मैं दूसरा केस और बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे दूसरा केस और बताता हूँ आपको। चलिए, चलिए ठीक है बच्चों, अब मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ यहाँ पे। चलिए, अब देखिए बच्चों, दूसरा केस ये है आपका। जैसे देखिए, ये आपका दूसरा केस बताने जा रहा हूँ अभी। चलिए भाई, तो अब बात करते हैं बच्चों, सेकंड केस क्या है हमारा। ठीक है, सेकंड केस क्या है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके अंदर मैंने मान लीजिए एक सरफेस रख दिया बच्चों। क्या रख दिया? सरफेस रख दिया। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक सरफेस रखा इस तरीके से। मैंने यहाँ पे बच्चों एक सरफेस रखा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें से, इस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है। तो आप कहोगे सर कि यहाँ से देखिए, इसमें से तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही है। क्या बच्चों इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है? नहीं हो रही है। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे फाई का मान क्या है बच्चों? जीरो है। क्या है बच्चों? जीरो है। यानी पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको मैं फाई वन कह देता हूं, इसको मैं कह देता हूं बच्चों फाई टू। ठीक है। अब तीसरा केस क्या है बच्चों? तो तीसरे केस को भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो तीसरा केस क्या है? तीसरा केस को भी देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो बच्चों तीसरा केस क्या है? देखिए बच्चों, ये केस थ्री। केस थ्री। अब केस थ्री क्या है बच्चों? कि मैंने इस बार जो एरिया है बच्चों वो इस तरीके से रख दिया। मान लीजिए कि इस बार जो एरिया है वो मैंने कुछ इस तरीके, जैसे ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पे जो एरिया है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। क्या बच्चों? इस तरीके से। और इसमें से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो ये पहला वाला केस हो गया, इसमें चार इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है तो चार लिख दिया। अब इस वाले एरिया को बच्चों मैंने क्या कर दिया? इस तरीके से लीनियर पोजीशन में कर दिया। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, नहीं निकल गई, क्योंकि इसके एरिया के पर्टिकुलर एरिया में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है? जीरो। अब बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ कि इस एरिया को मैं थोड़ा सा टिल्ड कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है। तो जब मैंने इसको बच्चों यहाँ पे टिल्ड किया इस तरीके से, यानी कि ये शेप जो मैंने ली है बच्चों, ध्यान से देखिए, इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ये शेप ले ली है। अब ध्यान से देखिए कि इसके इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही हैं, आपको ये देखना है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कितनी पास हो रही थी बच्चों? चार। और इसमें से कितनी पास हो रही हैं? इसमें छोटा करता हूँ। चलिए बच्चों, तो अब ध्यान से देखिए इस वाली शेप के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही हैं। तो आप बोल दोगे सर एक, और बस एक ही निकल रही है, इसमें से कितनी पास हो रही है? सिर्फ एक। तो यहाँ पे फाइव थ्री का मान जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा? फाइव थ्री का मान कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लूं, इन तीनों केसेस में सबसे ज्यादा फ्लक्स किसके अंदर है? बताएं भाई फटाफट से। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूं कि सबसे ज्यादा फ्लक्स का मान किस में है, तो कंडीशन बनाई बच्चों। यहाँ से अगर मैं बताऊं बच्चों, तो सबसे ज्यादा किसमें है? फाइव वन में। दूसरा सबसे ज्यादा किसमें? सबसे ज्यादा फ्लक्स किसमें से गुजर रहा है बच्चों? फाइव वन। उसके बाद किसमें से गुजर रहा है बच्चों? यहाँ पे फाइव थ्री से। किससे? फाइव थ्री से। और सबसे कम किससे गुजर रहा है बच्चों? यहाँ पे फाइव टू से। कितना बच्चों? फाइव टू से। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लक्स किसका है बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली बात आपको समझ में आ गई।
तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लक्स इसमें से गुजर रहा है बच्चों 5-1 में से, सबसे उसके बाद 5-3 से, उसके बाद 5-2 से। तो ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों इसका जो इसको परिभाषित करने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया, क्या बच्चों? फॉर्मूला, यानी फ्लक्स का मान किस किस बात पर निर्भर करता है, तो उस चीज को हम देख लेते हैं। तो फ्लक्स का मान, तो बच्चों फ्लक्स का मान किस किस बात पर निर्भर करता है? पहली बात आपको ध्यान रखना है कि बच्चों फ्लक्स का मान जो है, एक तो डिपेंड करता है बच्चों किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। किस पे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। दूसरा बच्चों फ्लक्स का मान किस पे डिपेंड करता है? उसके एरिया पर। किस पे बच्चों? एरिया पर। और तीसरा बच्चों किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। किस पे बच्चों? एंगल पे, यानी ए कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा होगी। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो बच्चों इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है किसका? वैद्युत फ्लक्स का मान। फ्लक्स का मान निर्भर करता है। अब बच्चों यहां से जब मैं इसको कंबाइन करता हूं, तो कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट आता है बच्चों यहाँ पे, तो वो रिजल्ट क्या आता है? तो बच्चों वो रिजल्ट आता है यहां से फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्या आता है बच्चों? फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ पे फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा है क्या, तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, तो मैं बताता हूँ बच्चों। ई यहाँ पे क्या है, तो ई यहाँ पे है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। अगर बात करता हूं बच्चों ए यहाँ पे क्या है, तो ए यहाँ पे है बच्चों क्या? ये तो हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया। और ए यहाँ पे क्या है बच्चों? तो ये है बच्चों यहाँ पे हमारा एक क्षेत्रफल सदिश। आप लोगों ने अभी, चलिए बताता हूं, क्षेत्रफल सदिश आप लोगों के लिए एक ये नई चीज है जिसको हम कहते हैं बच्चों एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या होता है इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और थीटा क्या है बच्चों यहाँ पे? थीटा, तो थीटा क्या है बच्चों? ई व ए के मध्य कोण। मध्य कोण, क्लियर है? तो क्या है बच्चों यहाँ पे? चलिए भाई, तो फ्लक्स का मान इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। तो यहां से कंबाइन करने के बाद रिजल्ट आता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई ए थीटा सारी चीजें मैंने बता दी। तो इसको मैं लिख सकता हूं द एंगल बिटवीन ई एंड ए एरिया वेक्टर, ठीक है। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये दो चीजें मैंने यहां पे लिख दी, समझिएगा ध्यान से। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए कि फ्लक्स का मान दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की संख्या यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी है उनको बढ़ा दूं तो फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, या मैं एरिया वेक्टर को बढ़ा दूं यानी एरिया जितना बड़ा होगा उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ज्यादा पास होंगी तो फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। और एक तीसरी चीज क्या बच्चों? एंगल भी देखना है हमें, ठीक है। एंगल चेंज करके भी हम घटा बढ़ा के भी हम क्या कर सकते हैं? फ्लक्स के मान में बढ़ोतरी या कमी कर सकते हैं। अब बच्चों एक नई चीज आप लोगों के सामने, एरिया वेक्टर क्या होता है? क्या बच्चों? एरिया वेक्टर। तो इसको हम समझते हैं यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होता है। चलिए एरिया वेक्टर, तो मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों एरिया वेक्टर की। क्षेत्रफल सदिश, फल सदिश जिसको हम कहते हैं बच्चों एरिया वेक्टर। तो बच्चों एरिया वेक्टर क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो एरिया वेक्टर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पहली बात आपको इसकी दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात आपको याद रखनी है कि एरिया वेक्टर यह है सतह के लंबवत होता है। क्या होता है बच्चों? लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पर, ठीक है बच्चों। एरिया वेक्टर सतह के हमेशा क्या होता है? लंबवत, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि क्षेत्रफल जो होता है एक अदिश राशि है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों?
कि ये क्षेत्रफल सदिश है, एक सदिश राशि है, यानी यहाँ पे इसका यूज जो है बेसिकली डायरेक्शन के लिए किया जा रहा है, दिशा के लिए। ठीक है, इसकी दिशा हमेशा सतह के क्या होगी, लंबवत, यानी कोई भी सरफेस लेंगे तो इसकी डायरेक्शन देखनी है तो उसको हमेशा क्या देखना है कि सरफेस ऐसी है तो उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा दूसरी बात आपको याद रखनी है बच्चों कि 3D ऑब्जेक्ट के लिए, 3D वस्तुओं के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए यह सदैव बाहर होता है। किधर बच्चों, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट्स, जैसे अभी मैं इस चीज को समझाता हूं। जैसे बच्चों मैंने एक आपके सामने एक ऑब्जेक्ट लिया इस तरीके से, 3D ऑब्जेक्ट्स, जैसे बच्चों मैंने आपके सामने एक ये शेप ली, समझिए ध्यान से। जैसे मैंने एक शेप लिया आपके सामने ये वाली, ठीक है, ये एक शेप ली मैंने यहाँ पे। तो बच्चों मैं अगर इसका उदाहरण दूं आपको, समझेंगे ध्यान से। देखिए भाई, तो ये शेप ली, तो मैं कहूंगा भैया ये 3D ऑब्जेक्ट है तो इसका एरिया वेक्टर बताओ। तो आप कहोगे सर सतह जो है वो किस तरीके से बच्चों, यानी सतह यहाँ पे मैंने किस तरीके से ली, इस तरीके से। तो अब सतह इस तरीके से, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा बच्चों, अब इधर तो मैं ले नहीं सकता कोई, ये तो इसके समांतर हो जाएगा। तो इसका एरिया वेक्टर एक तो होगा इधर बाहर की तरफ, बाहर ऊपर की तरफ, और एक होगा बच्चों नीचे, यानी नीचे की तरफ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो बच्चों इसका एरिया वेक्टर एक तो होगा किधर बच्चों, ऊपर की तरफ, एक तो होगा इधर की तरफ, एरिया वेक्टर इधर होगा, और एक किधर होगा बच्चों, इसका नीचे की तरफ। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और देता हूं बच्चों आपको यहाँ पे, ये वाला देखिए। अब जैसे बच्चों 3D ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, ऐसे एक शेप और ले ली मैंने, कि मान लीजिए सतह में जो है मैंने इस तरीके से ले ली। अब जो सतह है वो इस तरीके से ले ली, इसका बताइए बच्चों। अब बताइए भाई इसका एरिया वेक्टर बताएं। तो इस बार जो सतह है बच्चों किस तरीके से ले ली मैंने, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों, सतह के लंबवत, यानी एक तो बाहर की तरफ और एक इधर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसके दो एरिया वेक्टर होंगे, एक तो बच्चों इधर होगा हमारा, एक एरिया वेक्टर तो इधर होगा हमारा, और एक एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों, इधर। तो ये वाली बात समझ में आती है। ठीक है बच्चों, ये बात भी समझ में आती है। अब तीसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए बच्चों। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल और देख लीजिए। अब बच्चों जैसे सपोज मान लीजिए कि मैंने एक क्यूब ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, क्यूब। ये तो इजी था, अब मैं क्यूब ले रहा हूं। जैसे बच्चों मैंने एक क्यूब लिया इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक क्यूब लिया। अब बच्चों मैंने यहां से एक क्यूब लिया, तो मैं इसको मिलाता हूं, यहां से देखिए। ये बच्चों एक क्यूब लिया मैंने, ठीक है, क्या लिया बच्चों, एक क्यूब लिया। अब मैं बोलूं भैया इसका एरिया वेक्टर बताइए। तो यहाँ पे बच्चों कितनी सरफेस बना देता हूं। ये पहली सरफेस, ये फर्स्ट, ये 2, ये 3 कह दिया मैंने, ये 4 कह दिया, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो इनके एरिया वेक्टर चाहिए। तो बच्चों अगर मैं इनके एरिया वेक्टर यहाँ पे बनाऊं, तो पहली वाली सरफेस का बच्चों एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ, तो यानी इधर। एक तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, चलिए तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसका एक एरिया वेक्टर तो होगा इधर, ठीक है, और एक एरिया वेक्टर होगा बच्चों इसे अंदर की तरफ, इस तरीके से, यानी सरफेस जो वो इस तरीके से है। तो एक एरिया वेक्टर इधर हो गया इसका बाहर, और एक हो गया अंदर। तो अंदर वाले एरिया वेक्टर आपको नहीं लेने हैं। ठीक है, अंदर वाले एरिया वेक्टर नहीं लेने, सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले एरिया वेक्टर आपको काउंट करने हैं। तो इसका एक एरिया वेक्टर इधर, एक अंदर, तो ये नहीं लेना, अंदर वाला नहीं लेना है। इसका बच्चों एक तो होगा बाहर इधर, इसका बाहर किधर होगा, इधर, और एक होगा अंदर की तरफ, तो अंदर वाला नहीं लेना है। इधर आ जाओ बच्चों, तो इसके एरिया वेक्टर किधर होगा, एक ऊपर होगा और एक इसके नीचे होगा अंदर, वो अंदर वाला नहीं लेना है। इस वाले पे आ जाए, तो इस वाले का बच्चों एक एरिया वेक्टर तो होगा अपना इधर, और एक होगा ऊपर की तरफ, यानी कि इसके परपेंडिकुलर, तो अंदर वाला नहीं लेना, अंदर की तरफ। अब इस वाले पांचवी वाली सरफेस के लिए एक एरिया वेक्टर तो बच्चों इधर होगा बाहर की तरफ, और एक अंदर की तरफ होगा, लेकिन अंदर वाला हमें काउंट नहीं करना है। इसी प्रकार से इसका, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों, इधर,
तो इसका भी हमें बाहर वाले लेना, अंदर वाला नहीं लेना है। तो इस तरीके से हमें एरिया वेक्टर को बच्चों यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। 3D ऑब्जेक्ट में एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ नहीं लेना है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये वाली बात समझ में आ गई। क्षेत्रफल सदिश की बात है कि सतह के हमेशा लंबवत और 3D ऑब्जेक्ट है तो हमेशा बाहर वाला लेना, अंदर की वाला नहीं लेना। अब आते हैं बच्चों अपने पहले वाले क्वेश्चन पर। तो बच्चों जैसा कि ये क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पे कि ये सरफेस है, ये हमें देखा है कि इसके लंबवत गुजर रही है। तो अगर मैं इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर बताता हूँ तो इसका एरिया वेक्टर बताएं, फटाफट से ही बताया। तो यहाँ पे जो सतह है वो बच्चों कुछ इस तरीके से रखी हुई है। अब इस तरीके से इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है परपेंडिकुलर। अब इसका एरिया वेक्टर देखना है, तो एरिया वेक्टर मैंने बताया था 3D ऑब्जेक्ट है तो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं लेंगे, तो इसका एरिया वेक्टर लेना है, समझिए ध्यान से। तो इसका एरिया वेक्टर सतह के लंबवत यानी किधर बच्चों, इधर इधर बच्चों, किधर, इधर, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं लेना है। तो इसका एरिया वेक्टर एक तो बच्चों इधर होगा, यहाँ पे देखिए इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों, एक तो इधर होगा, इधर। अब आप कहोगे सर इसका एरिया वेक्टर इधर भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इससे मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, इधर भी एक एरिया वेक्टर होगा। लेकिन बच्चों आपने सर इसी के साथ एरिया वेक्टर क्यों लिया, इधर वाला ही क्यों लिया, इधर वाला क्यों नहीं लिया? तो बच्चों यहाँ पे भी आपको एक इंटरेस्टिंग बात याद रखनी है, क्या कि एरिया वेक्टर हमेशा वो वाला लेना है कि बच्चों की जो विद्युत क्षेत्र के साथ छोटा एंगल बनाए। क्या बच्चों, छोटा एंगल। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए कि ये क्या है बच्चों, कितना डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में, समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर एक्स डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी एक्स डायरेक्शन में। तो मैंने ये वाला लिया। इस वाले को क्यों नहीं लिया बच्चों मैंने, इस वाले को क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। लेकिन इस वाले को लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो छोटा एंगल लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एरिया वेक्टर छोटा एंगल बनाएगा उस वाले को लेना है। तो मैंने बच्चों कौन सा लिया बच्चों, ये वाला। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे बच्चों, ये फॉर्मूला है अपना, फॉर्मूला जो है वो क्या है बच्चों कि फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या लेंगे बच्चों, 0 डिग्री। क्या लेंगे, 0 डिग्री। तो फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, फाई इक्वल टू ई ए। क्या आ जाएगी बच्चों, फाई इक्वल टू ई ए, ठीक है। क्या आ जाएगी बच्चों, फाई इक्वल टू ई ए। तो बच्चों इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। तो फाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ई ए, फाई इक्वल टू ई ए। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी कोई सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, यानी कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो वहां पे बच्चों हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। यानी इस कंडीशन में ज्यादा मैक्सिमम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास आउट करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में मुझे मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। क्या बच्चों, अधिकतम मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। क्लियर है मेरी बात, ये वाली बात मेरी समझ में आ गई, आई होप आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड वाले केस में। तो बच्चों इसका एरिया वेक्टर बताइए। तो इसका एरिया वेक्टर आप देखिए ध्यान से, सरफेस जो है वो कुछ इस तरीके से रखी हुई है। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पास हो रहा है, देखिए नहीं हो रहा है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, सतह के लंबवत, एक तो इधर होगा और एक इसके नीचे होगा, ठीक है। तो बच्चों मैं इसका एरिया वेक्टर कौन सा लूंगा, बताएं फटाफट से। तो आप कहोगे सर ऊपर वाला। तो मैंने इसके 2 एरिया वेक्टर होंगे, पहले तो समझिए। एक एरिया वेक्टर तो ये होगा इसका, और एक एरिया वेक्टर बच्चों यहाँ पे नीचे होगा। तो आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ छोटा एंगल बनाएगा उसको लेंगे। तो बच्चों ये तो हो गया 90 डिग्री, और ये वाला जो वेक्टर हो गया ये कितना हो गया, 270, 270 हो गया। तो ये वाला नहीं लेंगे, छोटा एंगल वाला कौन सा, ये वाला, तो ये वाला लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या था, फाई इक्वल टू ई ए कॉस, कितना बनना बच्चों, कॉस 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। तो फाई इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0। क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो इस कंडीशन के अंदर बच्चों यानी विद्युत फ्लक्स का मान मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, मिनिमम मिलेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, क्या मिलेगा बच्चों, मिनिमम, मिनिमम विद्युत फ्लक्स का क्या मान क्या मिलेगा, मिनिमम। अब तीसरे वाले केस पे आइए बच्चों। अब तीसरे वाले केस में देखिए कि जो हमारी सरफेस है उसको हमने कुछ बच्चों इस तरीके से टिल्ड कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, टिल्ड कर दिया, यानी झुकाव दे दिया है, ठीक है। तो अगर झुकाव दे दिया तो इसका एरिया वेक्टर देखना है। तो एरिया वेक्टर सतह के क्या होता है, लंबवत, यानी इस तरीके से बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो बच्चों इसका जो एरिया वेक्टर है बच्चों वो किधर है बच्चों, इस तरीके से इधर, यानी इसका एरिया वेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरीके से। तो यहाँ पे बच्चों एक एंगल फॉर्म हो रहा है, क्या, थीटा। तो ये क्या है बच्चों, अपना एरिया वेक्टर। क्या बच्चों, एरिया
वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से अब एंगल, अब मैंने बताया था आपको बच्चों, इधर भी ले सकता हूँ एरिया वेक्टर, दो होंगे एरिया वेक्टर, इसके भी 3D है तो, लेकिन हमें हमेशा बोले ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ छोटा एंगल बनाए, क्या बच्चों, छोटा एंगल बनाए, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका जो केस बन जाता है बच्चों, क्या बन जाता है अपना तो इस वाले का जो केस बन जाता है वो क्या बन जाता है, फाइव इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, क्योंकि एंगल पर रखा हुआ है, क्या बन जाएगा, फाइव इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, फाइव इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, सिर्फ एक ही हो रही, तो फ्लक्स का मान तो एक है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। और ये मैंने बता दिया सबसे ज्यादा किस में हो रहा है, पहले वाले केस में, सबसे कम किस में हो रहा है बच्चों, तो सबसे कम हो रहा है तीसरे वाले में, और सबसे सबसे कम किस में हो रहा है, दूसरे वाले केस में। तो इसमें एक भी फ्लक्स नहीं है, कोई परपेंडिकुलर है। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो मिनिमम मिलेगा। और ये तो किसी एंगल पर रखा है, तो ये वाला फॉर जनरल केस में, ठीक है। ये सारी बातें बच्चों, ये वैलिड जो है वो किसके लिए, यूनिफॉर्म। तो बच्चों अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो सारी बातें जो बताई हैं ये सिर्फ किसके लिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए वैलिड है, किसके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए ये बातें लागू होंगी। ये वाले जो फॉर्मूला फाइव इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है, ठीक है। अच्छा, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होती है उसको मैं बता देता हूँ। तो जैसे बच्चों ध्यान से देखिए कि आपको कोई एक सरफेस दे रखी है इस तरीके से, जिगजैग टाइप की कुछ भी, ठीक है बच्चों। एक आपको अनियमित सतह दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चों, अनियमित सतह, अनियमित सतह, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या है कि इससे आपको फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, फ्लक्स। तो बच्चों इसके लिए अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो मुझे इसके लिए क्या इमेजिन करना है, इसको केस फोर्थ डाल दीजिए बच्चों, केस फोर्थ। तो बच्चों अगर इसके लिए मुझे अनियमित सतह दे रखी है तो मुझे क्या बच्चों, इसके लिए एक अल्पांश मानना पड़ेगा, छोटा सा एरिया। मैंने एक छोटा सा अल्पांश मान लिया इस तरीके से, ये इस तरीके से मुझे एक छोटा सा एरिया मानना पड़ेगा, अल्पांश। तो बच्चों ध्यान से देखिए, छोटा सा एरिया मान लिया मैंने। तो इसमें क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एक एंगल बनना है। जैसे देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरीके से इधर है और एरिया वेक्टर हमारा इस तरीके से है। तो यहाँ पे एक थीटा एंगल पे ये रखे हुए हैं, ठीक है। तो अनियमित सतह है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या बनता है कि फाइव इक्वल टू, आप फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फाइव इक्वल टू, अगर मुझे छोटा सा अल्पांश निकालना है तो देखिए छोटा सा अल्पांश, अल्पांश अल्पांश, अगर भाई छोटी सी सतह ली है तो छोटा सा फ्लक्स निकलेगा। तो अल्पांश फ्लक्स क्या हो जाता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है डी फाइव इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। बच्चों ध्यान से देखिए, पूरी सरफेस का जो एरिया है वो क्या है बच्चों, ए। मैंने क्या उस सरफेस का छोटा सा हिस्सा लिया जिसको हम कहते हैं डी ए। डी ए का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पे, तो डी ए का मतलब होता है यहाँ पे अल्पांश फ्लक्स, अल्पतम फ्लक्स कह सकते हैं, अल्पतम क्षेत्रफल, सॉरी अल्पतम फ्लक्स। अब अल्पतम क्षेत्रफल, अल्पतम क्षेत्रफल सदिश, ठीक है बच्चों। अब अल्पतम क्षेत्रफल से बच्चों अल्पतम फ्लक्स निकलेगा डी फाइव। तो अल्पतम फ्लक्स यानी छोटा, जितना छोटा एरिया होगा उतना कम फ्लक्स निकलेगा वहां से। ये वाली बात आपको समझ में आती है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला होता है। अब ये क्या है बच्चों, ये अपना क्या, अगर यहां से बच्चों अगर मैं थीटा हटाता हूं तो ये फॉर्मूला बनता है डी फाइव इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये क्या है बच्चों, फॉर्मूला हो गया। तो आप लोगों को पता है जब भी थीटा एंगल हटाएंगे तो क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है। क्या आता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। तो इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। अब बच्चों ध्यान से देखिए, मुझे संपूर्ण सतह का चाहिए, तो मैंने इस वाले के लिए फ्लक्स निकाल दिया। संपूर्ण सतह का, संपूर्ण सतह के
लिए वैद्युत फ्लक्स। अब मुझे संपूर्ण सतह का वैद्युत फ्लक्स चाहिए, संपूर्ण सतह का वैद्युत फ्लक्स अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बच्चों समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो मुझे बच्चों इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो डी फाई इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बच्चों ई डॉट डी ए। क्या हो जाएगा बच्चों, ई डॉट डी ए। तो ये वाला जो फॉर्मूला है बच्चों, ये जो फॉर्मूला कब लगेगा, ये लगेगा अनियमित सतह, अनियमित या जिगजैग टाइप की कोई सरफेस दे रखी हो, या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं असमान वैद्युत क्षेत्र। यानी एक समान ना होके क्या होना चाहिए, असमान वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है मेरी बात। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा हमारा, जब सतह हमारी अनियमित हो। सतह हमारी कैसी हो बच्चों, अनियमित हो। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस वाली मोटी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, इस केस को डाल के। जैसे आपको मान के चलिए एक विद्युत क्षेत्र दे रखा है, यदि विद्युत क्षेत्र ई में कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। गणना करनी है बच्चों। तो बच्चों आपको जैसे बच्चों एक क्यूब दे दिया, इस तरीके से आपको एक क्यूब दे, इस क्यूब बनाता हूं, ठीक है। इस लाइन को इससे ज्वाइन करिए, इस तरीके से मैं एक क्यूब बनाता हूं और क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर आपको क्या है बच्चों, कि इसके अंदर आपको निकालना क्या, टोटल फ्लक्स चाहिए। तो टोटल फ्लक्स चाहिए तो मैं इसके अंदर सरफेस बना देता हूं। ये पहली सरफेस, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठवीं। तो बच्चों इसके अंदर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए। तो टोटल फ्लक्स अगर आपको इसके अंदर चाहिए तो मुझे सबसे पहले क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए बच्चों इधर है। ठीक है, अब एरिया वेक्टर बनाने पड़ेंगे। तो एरिया वेक्टर स्पेस के परपेंडिकुलर, 3D ऑब्जेक्ट है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, अभी बताया था, बाहर। एक अंदर वाला होगा लेकिन अंदर वाला नहीं लेंगे। इस वाले के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों, इधर ही होगा। अंदर वाला नहीं लेंगे। इस वाले के लिए ऊपर होगा, अंदर वाला नहीं लेंगे, नीचे वाला नहीं लेंगे। कोई 3D ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा बाहर वाला लेंगे। इसके लिए किधर होगा बच्चों, इधर होगा। पांचवें वाले के लिए भी बच्चों बाहर होगा, और छठे वाले के लिए भी बच्चों किधर होगा, बाहर होगा। तो इन सब के कारण मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए। तो बच्चों अगर मैं यहां से टोटल फ्लक्स निकालूं, तो टोटल फ्लक्स अगर मुझे यहां पे चाहिए, टोटल फ्लक्स, तो मुझे क्या बच्चों, सारे सरफेसेस के कारण सारे फ्लक्सों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से देखो, पहले सरफेस के कारण फ्लक्स है φ1, दूसरे के कारण φ2, तीसरे के कारण φ3, चौथे के कारण φ4 प्लस 5 प्लस 5 6। तो टोटल फ्लक्स निकालना है। तो बच्चों टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो बच्चों क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। तो कॉस क्या है बच्चों, हमें यहाँ पे एंगल देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या, पहले सरफेस का एरिया वेक्टर। तो ये एंगल कितना बना, 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री प्लस दूसरे वाले के लिए बच्चों क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री। तो ई ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। प्लस तीसरे वाले के लिए क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री। एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, कितना हो गया, कॉस 90 डिग्री। प्लस अब देखिए फोर्थ वाले के लिए भी 90 डिग्री है बच्चों, फोर्थ वाले के लिए भी 90 डिग्री है, कॉस 90। और 5 और 6 के लिए भी 90 डिग्री है, ये कॉस
90 डिग्री प्लस ये cos 90 डिग्री। अब आपको पता बच्चों 90 डिग्री वाले एंगल कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपको पता 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। तो 90 डिग्री वाले तो डायरेक्ट हटा दीजिए, ये सारे हट गए। तो बचे कौन से? एक अपने 180 डिग्री बचेगा, एक ये वाला बचेगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा? 5 इक्वल टू ए cos 180 प्लस ए cos 0 डिग्री। अब आपको पता है cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? -1। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का ए प्लस का, और cos 0 की 1 होती है, तो ये क्या हो गया? ए। तो ये कैंसिल होने के बाद बच्चों क्या आ जाएगा? 5 इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बच्चों? 0। तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा बच्चों? यहाँ पे 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये वाली बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको मैंने एक बार आपसे फिर से बता देता हूँ मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या बताया। आज फ्लक्स के बारे में मैंने काफी बातें की हैं, अभी थोड़ी सी और करूंगा। चलिए, इसको बताने से पहले मैं रिवाइज कराऊंगा, उससे पहले मैं इसकी यूनिट वगैरह के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो मैं आज फ्लक्स की अगर यूनिट की बात करता हूँ, चलिए भाई, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? देखिए भाई, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, अभी आप लोग फॉर्मूला जानते हो। फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का? तो फॉर्मूला होता है 5 इक्वल टू ए cos थीटा। ठीक है, मुझे 5 चाहिए, तो अगर मैं इसका यूनिट निकालू बच्चों यहाँ से, तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट, तो बच्चों 5 का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन अपॉन कूलाम। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्लियर है? मीटर स्क्वायर। और cos थीटा एंगल की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती, इसलिए हम यूनिट लेते ही नहीं है उसकी। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 5 इक्वल टू ए। इसका एक मात्रक और होता है, जो होता है बच्चों वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करता हूं बच्चों इसकी डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होती है? तो डायमेंशन, इसकी विमा क्या होती है? तो इसकी विमा क्या होती है? तो इसकी विमा होती है बच्चों, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ml t-2। और कूलाम की क्या होती है बच्चों डायमेंशन? q इक्वल टू it से at। और लेंथ की क्या होती है बच्चों? L2। तो मैं इन सबको अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या निकल के आएगा बच्चों? 2 और 1 L की पावर सेम, जिसका बेस सेम होता है उसकी पावर ऐड होती है। तो ये क्या हो गया बच्चों? ml 3 t, एक नीचे ऊपर जाके माइनस का 3, और a ऊपर जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए, अब बात करता हूँ बच्चों इसकी डायमेंशंस की, वो सॉरी इसकी क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? तो क्वांटिटी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो क्वांटिटी भी देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। कैसी राशि है बच्चों ये? तो आपको राशि याद रखना है बच्चों इसका। ये कैसी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है। अदिश राशि है, यानी कि स्केलर। और स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं बच्चों? स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। गणित के साधारण नियमों को इन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि है। यानी इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ मैंने आज आपको क्या क्या चीजें बताई फ्लक्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया फ्लक्स क्या होता है, सारी चीजें बताई, इसके केसेस क्या है, एरिया वेक्टर के बारे में बात करी मैंने यहाँ पे। ठीक है,
एरिया वेक्टर के बारे में बात करी, ठीक है। अनियमित सतह, ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सतह अनियमित हो और एक समान होगा तो फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये वाली बात मैंने बताई यहाँ पे। इसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराया कि एक विद्युत क्षेत्र दे रखा है तो फ्लक्स क्या, इसमें कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना था, तो इस तरीके से हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। 3D ऑब्जेक्ट में एरिया वेक्टर हमेशा सतह के बाहर होगा, अंदर वाला नहीं लेंगे। इसके साथ बच्चों ये भी बताया कि एरिया वेक्टर के साथ जो विद्युत क्षेत्र का छोटा एंगल बनाएगा उसको ही हम लेंगे एरिया वेक्टर को, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मैंने बातें आज लोगों को बताई। इसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे इसकी यूनिट, डायमेंशन, क्वांटिटी, तीनों चीजों के बारे में भी हम बता दिया है, ठीक है। अब इससे आगे जो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो, मैंने आज फ्लक्स के बारे में जो बारीकी की बातें थी, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी बता दी। इसके आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या बच्चों, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है उसका डेरिवेशन करेंगे पहले, गॉस की प्रमेय के अभी बहुत सारे फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके एप्लीकेशन करेंगे, अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन, जो कि एग्जाम में डेरिवेशन वहां से बन जाता है, ठीक है। 3 से 4 नंबर का डेरिवेशन आ जाता है एग्जाम में, बताऊंगा कैसे क्या आता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, सारी चीजें यहाँ पे मैं बताऊंगा, मार्क कर दबा देता हूँ, लिखवा देता हूँ कि ये 2026 में छपेगा, जैसा भी होगा इंपॉर्टेंट बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करिए। जो लड़के, जो बच्चे अभी शिक्षा से वंचित हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिन पे ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए वीडियो मैं बनाता हूं जिससे कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उसका लाभ उठा सकें। बस आप लोग बच्चों क्या है, आपको मैं सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। आपको जिस भी चीज की कोई भी क्वेरी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ भी वहीं पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। क्वेश्चन चाहिए वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो मैं थैंक यू।